हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप काफी टाइम से जीडीएस की जो वैकेंसी आती है उसका वेट कर रहे थे। तो 2026 में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आने के चांसेस हैं, सबसे ज्यादा जिसमें पोस्ट होंगी उसका नाम है जीडीएस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026। ठीक है, उस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और टेंटेटिव नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि बीपीएम का क्या काम होता है, एबीपीएम का क्या काम होता है, इसमें डाक सेवक की क्या सैलरी होती है, ठीक है, कब से स्टार्ट होगा, और इसकी सारी जानकारी, जैसे इसमें फीस कितनी लगेगी आपकी, तो मैं एक करके सारी जानकारी आपको दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट सबसे पहले पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो है इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026, इसमें आपको सभी को पता है कोई एग्जाम होता नहीं है। ठीक है, 10th पास अगर आप हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट में, और आप चाहे एसएससी हो, यूपी हो, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से आप हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अप्लाई डेट इसकी बहुत सिंपल है, 20 जनवरी 2026। ये मैं टेंटेटिव आपको डेट बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, टेंटेटिव डेट अभी रिलीज हुई है। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी जो है 4 फरवरी 2026। ठीक है, और इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है 31,500 से ज्यादा ही होंगी। अभी मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, लेकिन इससे कम नहीं होंगी, इससे ज्यादा ही होंगी। मतलब अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें जो फीस रहती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 100 रुपए फीस रहती है, और जो SC ST वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 0 रुपए फीस, कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, बाकी एज के लिए क्या है कि 18 से 40 साल के भी जो कैंडिडेट हैं, जनरल के बच्चे, उनकी जनरल की एज 18 से 40 साल की अगर आप हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी अगर आप हो तो 18 से 43 साल, और SC ST हो तो 18 से 45 साल। ये आपको पता है, रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल ओबीसी और SC ST वालों को मिलता है। क्वालिफिकेशन इतना सिंपल है, 10th पास अगर आपने मैथ्स और साइंस से किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये वैकेंसी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि देखो, काफ़ी सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं, उनकी मान लीजिए जल्दी जॉब नहीं लगती, लेकिन उनका 10th में परसेंटेज अच्छा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि साइड में अपना वो इस जॉब को करते भी रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो आप आराम से उधर अपना काम भी करते रहोगे और आपकी कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी, जिसके जरिए आप आगे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये होती है। तो इसलिए मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके 40% हो, 50% हो, 60% हो, 70% हो, 75% हो, 90 हो, 95, सब इस फॉर्म को अप्लाई करिए। सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करिए। वो मैं आपको बताता हूँ किस लिए बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, इसमें लोकल लैंग्वेज आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए वो मस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोकल लैंग्वेज, जैसे आप यूपी के हो तो को हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, आपको लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइकिलिंग का थोड़ा आपको नॉलेज होना है, कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चला लेते हो आप। ठीक है, पोस्ट इसमें क्या है, 3 पोस्ट है। पहला है बीपीएम, दूसरा है एबीपीएम, तीसरा है डाक सेवक। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, 3 पोस्ट है इसमें। ठीक है, इसका जो काम होता है मैं एक एक पोस्ट का सारा बता देता हूँ। देखो, जो बीपीएम का काम होता है वो होता है ऑनलाइन लेन देन, किसी भी चीज का ऑनलाइन लेन देन, रिकॉर्ड डिवाइस का रख रखाव उनका करना होता है, और डाक उत्पाद व सेवाओं का वितरण, मतलब कोई भी चीज इधर से उधर आप, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हो, या उनका रख रखाव करने के लिए काम में होता है। ठीक, एबीपीएम का काम क्या होता है कि स्टाम्प जो होते हैं, स्टाम्प और स्टेशनरी की जो बिक्री का काम होता है, और सेवाओं को घर घर, उनको कोई भी सेवा आई है उसको घर घर उसका प्रचार प्रसार कराने के लिए एबीपीएम वाले लोग ही करते हैं। ठीक है, सबसे उसमें ऊंची पोस्ट बीपीएम आपकी होती है। फिर नंबर 3 पे होती है डाक सेवक। ठीक है, डाक सेवक में क्या होती है, स्टाम्प की बिक्री आपकी है, और डाक डिलीवरी आपको करनी होगी, और रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में आपको जैसे कोई भी पोस्ट आया, कुछ आया, तो आपको ये सब चीजें करनी होंगी डाक सेवक में। 3 पोस्ट है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। उसमें सबसे जो अच्छी पोस्ट है, सबसे ऊपर जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी, वो बीपीएम है, फिर एबीपीएम है, फिर आपकी डाक सेवक है। ठीक है, इसमें सैलरी के बारे में आपको समझा देता हूँ कि जो बीपीएम है उसकी सैलरी 12,000 से लेकर के 29,380 रुपए तक है, और एबीपीएम की लगभग इतनी ही सैलरी होती है। ठीक है, डाक सेवक की आपकी थोड़ी सैलरी कम होती है, 10,000 से लेकर 24,470। देखो, बात ये नहीं है कि सैलरी कम है ज्यादा है, बात ये है कि देखिए, जिस बच्चे ने 10th पास किया है और उसके परसेंटेज अच्छे हैं, ठीक है, तो वो ई फॉर्म इसलिए भर दे ताकि उसको ये नहीं कह रहा हूँ इसमें आप जॉब करो, इसमें आप एक जॉब ले लो ताकि आप आगे की प्रिपरेशन के लिए आपके पास पैसा आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप
आप पढ़ाई करोगे, आप कब तक घर से पैसे लेते रहोगे, है ना, कब तक माँ बाप से अपना पैसा मांगते रहोगे पढ़ाई के लिए। इसलिए आपको इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है, इसलिए अप्लाई करना है ताकि आपकी जो बेसिक नेसेसिटी, जो आपके बुक्स हैं, कोर्सेस हैं, ऑनलाइन कुछ भी लेना है आपको पढ़ाई करने के लिए, तो उन सब के लिए आपकी सैलरी, मिनिमम सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और काम भी कम रहता है। उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर लोगे अगर आप इस जॉब में ले लोगे। कुछ एग्जाम तो देना नहीं, बस परसेंटेज आपको फॉर्म भरना है, परसेंटेज अच्छा दिखेगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, सेलेक्ट हो जाओ, काम खत्म। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। अब मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इसमें जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि टेंथ में अगर कितने परसेंट होने चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि 40% हो तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, 50% हो तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, 60% हो, 70%, ऐसे सारे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं क्लियर कर दूँ, इसमें देखो 6 मेरिट लिस्ट आपकी क्लियर होती है। 6 मेरिट लिस्ट समय समय पे आपकी निकलती है। पहली मान लीजिए 99% वाले बच्चों के लिए निकली, फिर 97% वाले बच्चों के लिए निकली, फिर 95% वाले के लिए निकली, फिर 94%। तो मतलब इस तरह आपकी लिस्ट निकलती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लीजिए कोई भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए एमपी, ठीक, एमपी में 5 वैकेंसी मान लीजिए निकली, ठीक, 5 वैकेंसी में किसी की मान लीजिए 95% है, किसी की मान लीजिए 90% है, किसी की मान लीजिए 75% है, किसी के 46% है, किसी के 33% है और किसी के 49% है। ठीक है, तो अब आप बताओ, उसमें 5 ही वैकेंसी है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 40% हो, 50% हो, 60% हो, जितने परसेंट आप फॉर्म अप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 95% आपके हैं, ठीक, तो इसमें 95, किसी के 90, किसी 75, किसी के 46, किसी 33, तो इसमें टॉप से आपको चुना जाएगा। मान लीजिए पहले नंबर क्या है, 95 वाले को लिया जाएगा, ठीक, उसको बाहर, उसको मतलब लेके रख लिया जाए। फिर उसके बाद 90 वाले को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, फिर 75 वाले को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर 49 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर 46 वाले को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह आपका, समझ रहे हो, इस तरह आपका आप सेलेक्ट हो सकते हो। मान लीजिए जहाँ पर वो तो पोस्ट के अकॉर्डिंग है, जहाँ पर पोस्ट जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस होते हैं, ठीक है, चांस लेना तो बनता ही है। जब आप वैकेंसी कोई ख़राब नहीं है, लोग बोलते हैं कि छोटी वैकेंसी, लेकिन आप प्रिपरेशन कोई भी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, उसके साथ साथ आप, ये वैकेंसी अच्छी होती। कई सारे बच्चों को मैंने देखा जो इसमें है, पोस्टेड है, अपना काम भी कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, आगे अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे मतलब जिस भी तरह की अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और इसको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको एक इनकम ऑफ जो पैसे का सोर्स होता है वो उनको मिलता रहता है। ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं होती पढ़ाई करने में, घर से पैसे नहीं लेने पड़ते, इसलिए वो लोग लगे रहते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ कहाँ होती है, किस किन स्टेट में हाई कट ऑफ होती है। जहाँ देखिए जहाँ पे यूपी जैसे है, यूपी में कट ऑफ ज़्यादा होगी, जहाँ पे हिंदी थोड़ी ज़्यादा बोली जाएगी, यूपी है, बिहार है, ठीक है, एमपी है, दिल्ली है, यूके है, उत्तराखंड, मतलब इन सब स्टेट्स में आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, इन सब स्टेट्स में कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो इन सब स्टेट में ऐसा नहीं अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करना है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता दिया कि इन सब स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ बताने हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। देखो, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ओबीसी हो, एससी एसटी हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन जनरल के हो तो आपको नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर एससी एसटी हो या ओबीसी हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर जो भी लोग हैं उनके पास ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उसमें 10th की जो मार्कशीट लगी उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है तो उसकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। दूसरी चीज़ इसमें ये बता दूं कि मैं तो छोटा, मान लीजिए मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है, तो जो भी लोग बड़े स्तर पे हो, बड़े बड़े जिनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मेरा मानना ये है कि उन लोगों को इस एग्ज़ाम, मेरा तो मानना ये, इस जो वैकेंसी में है इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि परसेंटेज की वजह से मात खा जाते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता कि उसमें अप्लाई कर पाए या उनका सिलेक्शन हो पाए। तो मेरा तो मानना है कि इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए। बाकी मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। अगर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले लोग, बड़े बड़े टीचर्स इस बात को उठाएंगे तो हमें लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो सके, और होना भी चाहिए। आप लोगों की क्या राय, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट इसमें होना चाहिए या परसेंटेज के बेस पे होना चाहिए। ठीक, आप लोग इसमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ है, एग्ज़ाम इसलिए होना चाहिए
ताकि सारे बच्चों को मौका मिल पाए। वो जिनका परसेंटेज ज़्यादा है वो भी लोग आओ एग्ज़ाम दो, जिनका परसेंटेज कम है वो भी एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम के बेस पे क्या है कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम रख लीजिए, उसकी कट ऑफ आप डिसाइड करिए, जैसे भी आपका एग्ज़ाम कराना है उस तरह आप एग्ज़ाम कराइए। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट इसलिए कराना ताकि सारे बच्चों को मौका मिले। इसमें सारे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता, बेचारे जिनके कम होते हैं वो सोचते हैं हम डालेंगे ही नहीं, है ना, तो डरते हैं। कुछ बच्चे 60% 40% सोचते हैं हम डालेंगे नहीं, होगा तो है नहीं, जब 95 वालों का हो रहा है तो मेरा क्यों होगा, तो ऐसे बच्चे डाउट में होते हैं। तो इन सब बच्चों के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, मैं भी बोल रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट होना चाहिए और बड़े प्लेटफॉर्म वालों टीचरों को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे तो कम सब्सक्राइबर हैं, तो हम तो इस बात को अगर कहेंगे भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बाकी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। कोई भी डाउट आता है, अगर कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आई और जैसे इसकी डेट अनाउंस होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं तुरंत इसका एक प्रॉपर वीडियो आपको भेज दूंगा, बना दूंगा, और आप चैनल पे आके विजिट करके देख सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा कि स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ जाती है। वो सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।